Jai Hind Defense aspirants, welcome back to my channel SSP Success. For any query regarding AFSP and SSP, join our Telegram channel SSP Success. And for more updates, subscribe to our YouTube channel SSP Success. So guys, today's topic is an unquiet neighborhood. So let us begin. जैसे कि हमें पता है कि अभी हमारे दो नेबर्स में अभी वॉयलेंस चल रहा है, मींस पीस नहीं है। एक तो है अफ़गानिस्तान और दूसरा है म्यांमार। अगर अफ़गानिस्तान की बात करें तो अफ़गानिस्तान में फ़िलहाल क्या हाल है? टर्की में यूएन फैसिलिटेटेड बातचीत होनी थी, लेकिन वो हो ना सकी। क्यों? क्योंकि तालिबान ने मना कर दिया और यह बोला है कि जब तक फॉरेन ट्रूप्स अफ़गानिस्तान की लैंड को छोड़कर नहीं जाएंगे, तब तक वो बातचीत नहीं करेंगे। पहले टारगेट था 1 मई का, लेकिन अब उस टारगेट को एक्सटेंड कर दिया है 11 सितंबर तक। यूएसए ने कहा है कि हम 11 सितंबर से पहले अफ़गानिस्तान को छोड़कर चले जाएंगे, लेकिन तालिबान ने कहा है कि आप जब तक अफ़गानिस्तान को छोड़कर नहीं जाओगे, तब तक हम बातचीत नहीं करेंगे। ऐसा क्यों कहा तालिबान ने? ऐसा इसलिए कहा तालिबान ने क्योंकि तालिबान चाहता है एक बार जब फॉरेन ट्रूप्स अफ़गानिस्तान को छोड़कर चले जाएंगे, तब वो बातचीत करें, क्योंकि तब उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं रहेगा। तब वो आराम से अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ बातचीत कर सकेंगे और उनको किसी चीज़ का वो नहीं होगा कि उनकी किसी भी पक्ष पे, जैसे कि उनको किसी चीज़ से हम प्रेशराइज़ नहीं कर सकते। पर हमें कई बार डाउट होता है कि तालिबान बातचीत करना भी चाहता है या नहीं। हमें तो लगता है कि तालिबान वेट कर रहा है कि कब यूएसए एंड यूएसए की एलाई कंट्रीज अपनी फोर्सेस को लेके जाए अफ़गानिस्तान से और कब तालिबान पूरे अफ़गानिस्तान में कब्जा करे। तो ये थी अफ़गानिस्तान की स्टोरी। अब हम अपने दूसरे नेबर की बात कर लेते हैं, जो कि है म्यांमार। जैसे कि आप लोग जानते ही हो कि म्यांमार में मिलिट्री कू हो गया था। मिलिट्री ने म्यांमार में कब्जा कर लिया था। तो तब से लेके अब तक म्यांमार में डेमोन्स्ट्रेशन चल रहा है। तो जो म्यांमार की मिलिट्री है, उन्होंने प्रोटेस्टर्स को दबा दिया है। अभी तक 745 प्रोटेस्टर्स की जान चली गई है, यानी बहुत सारा वायलेंस हो रहा है म्यांमार में। और फिलहाल एशियान ने कोशिश की म्यांमार में पीस इस्टेब्लिश करने की। एशियान का समिट ऑर्गेनाइज हुआ था हाल ही में और म्यांमार के एक सीनियर जनरल गए थे उस इनिशिएटिव में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो एशियन कंट्रीज ने म्यांमार के सीनियर जनरल को कहा कि वायलेंस को ख़त्म करने की ज़रूरत है और जनरल ने माना भी कि हाँ, वायलेंस बंद करने की ज़रूरत है। तो एक डेलीगेशन जाएगी एशियान की म्यांमार में, सो दैट सबका पॉइंट ऑफ व्यू सुना जा सके। इसके बाद राइटर ये कहते हैं कि जब दो कंट्रीज़ के बीच में लड़ाई होती है तो दोनों कंट्रीज़ में डिफरेंसेस डिप्लोमेटिक लैंग्वेज की हेल्प से सॉल्व किए जा सकते हैं, मतलब सहमति बनाई जा सकती है और जॉइंट स्टेटमेंट रिलीज़ की जा सकती है, जिसमें यह ना लगे कि एक कंट्री जीती है और दूसरी कंट्री हारी है। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया और चाइना का डोकलाम इशू, उसमें हमें यही नहीं पता चला था कि इंडिया और चाइना में से कौन जीता। उसी तरीके से अभी पेंगोंग त्सो रीजन में जो हुआ था 2020 में, उसमें भी हमें ये नहीं पता चला कि कौन हारा या कौन जीता। लेकिन जब सिविल वॉर होता है, एक ही कंट्री के अंदर दो पार्टीज के बीच में लड़ाई होती है, जैसे अफगानिस्तान में अवान गवर्नमेंट है और एक तरफ, और दूसरी तरफ है तालिबान। तो उसी तरह से म्यांमार में एक तरफ है म्यांमार आर्मी और दूसरी तरफ है वो लोग जो डेमोक्रेसी पसंद करते हैं। ये सिविल वॉर के एग्जाम्पल्स हैं। तो ऐसे सिचुएशन में दोनों पार्टीज के बीच में सहमति बनाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। जैसे तालिबान का अफगान गवर्नमेंट के साथ सहमति बनाना काफ़ी मुश्किल है। तालिबान कहता है हम सरिया इस्टेब्लिश करेंगे, पूरी तरह से पावर हमारे हाथ में आएगी। तो तालिबान मानेगा ही नहीं अफगान सरकार के साथ पावर शेयर करना। उसी प्रकार से अफगान की गवर्नमेंट के लिए भी काफ़ी मुश्किल होगा कि वो अफगान के साथ पावर शेयर करे। एक ऐसी गवर्नमेंट बनाए कि जिसमें तालिबान भी हो, उनके लिए एडजस्ट करना काफ़ी मुश्किल होगा। तो अब जैसे अगर म्यांमार की बात करें तो म्यांमार की मिलिट्री ने इतने सारे लोगों को मारा है, तो 745 प्रोटेस्टर्स की डेथ हो गई है। वो लोग जो म्यांमार में डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं, उनके लिए मुश्किल हो जाता है उसी म्यांमार के मिलिट्री के साथ कदम मिला के चलना, जिन्होंने इतने सारे प्रोटेस्टर्स की हत्या की है। तो राइटर ये कहना चाहते हैं कि जब दोनों कंट्रीज के बीच में डिफरेंसेस आते हैं तो उन्हें डिप्लोमेटिक लैंग्वेज के थ्रू सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन जब सिविल वॉर होती है तो सहमति बनाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। अब राइटर ये कहते हैं कि जो दो सिविल वॉर है ये अलग अलग है। अफगान कॉन्फ्लिक्ट जो
है उसमें 1970 से मतलब उसमें कॉन्फ्लिक्ट इमर्ज हुआ था। 1970 में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट एस्टैब्लिश हुई थी अफ़गानिस्तान में। उसके बाद 1979 में उस कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को सपोर्ट करने के लिए यूएसएसआर ने अफ़गानिस्तान में अपने फोर्सेस को भेजा था। लेकिन यूएसएसआर की फोर्सेस का विरोध किया गया मुजाहिदीन के द्वारा। मुजाहिदीन को सपोर्ट किया गया था यूएसए एंड पाकिस्तान जैसी कंट्री के द्वारा। तो 1979 से 1989 तक तो फोर्सेस रही यूएसएसआर की अफगानिस्तान में। लेकिन जब 1789 में यूएसएसआर की फोर्सेस अफगानिस्तान को छोड़कर चली गई, उसके बाद अफगानिस्तान में क्योस क्रिएट हो गए, अलग अलग पार्टीज के बीच में लड़ाई चलने लगी। फिर 1996 में तालिबान ने कब्जा कर लिया और 1996 से 2001 के बीच में अफगानिस्तान में तालिबान का रूल रहा। उसके बाद यूएसए ने इंटरवेंशन किया जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला किया गया था 2001 में। तो उसके बाद से अफगान गवर्नमेंट रूल में है और यूएसए रहा है अफगानिस्तान में। तो ये थी अफगानिस्तान की स्टोरी जहां पर 1917 से ही कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। इसके बाद डिस्कस करते हैं म्यांमार की स्टोरी। म्यांमार को देखो ऑलमोस्ट मतलब तभी इंडिपेंडेंस मिली थी ब्रिटिशर से जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था। लेकिन 1962 में वहाँ पर मिलिट्री ने कब्जा कर लिया था। फिर थोड़े टाइम के लिए डेमोक्रेसी रही, लेकिन फिर 1988 में म्यांमार की मिलिट्री ने सू कई द्वारा जो मैंडेट जीता था, मींस इलेक्शन जीता था, उसे दबा दिया और पोजीशन अपने हाथों में ले ली। कई सालों तक रूल किया इसने म्यांमार की मिलिट्री ने। फिर 2010 के बाद मिलिट्री ने थोड़ा बहुत मिलिट्री उसको डेमोक्रेसी को आने दिया। लेकिन फिर 2008 में एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बना। कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा लिखा गया कि 25% सीट तो मिलिट्री के पास रहेगी, लेकिन ये भी गवारा नहीं था म्यांमार की मिलिट्री को। फिर से पिछले साल जो इलेक्शन हुए 2020 में सू कई की पार्टी मेजॉरिटी में सीट जीती, लेकिन उससे पहले कि वो अपनी पोजीशन संभालते फिर से मिलिट्री ने कब्जा कर लिया और पॉलिटिकल लीडर्स को अरेस्ट कर लिया और प्रोटेस्ट अभी भी चल रही है। इसके बाद राइटर ये कहते हैं कि म्यांमार की सिविल वॉर की एक अलग स्टोरी है और अफगानिस्तान की सिविल वॉर की एक अलग स्टोरी है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि ये जो दोनों स्टोरीज जो डिफरेंट है, बट अगर कोई भी सिविल वॉर है तो किसी भी सिविल वॉर के बाद पीस इस्टेब्लिश करने के लिए हमें 3 कॉमन थीम्स पर ध्यान देना चाहिए। तो पहला है वॉयलेंस को ख़त्म किया जाना चाहिए। तो जैसे अफगानिस्तान में तालिबान देखो वॉयलेंस ख़त्म करने के लिए रेडी ही नहीं हो रहा है। दिक्कत तो यही है। हालांकि यूएसए की फोर्सेस के अगेंस्ट तालिबान वॉयलेंस नहीं कर रहा है, क्योंकि उनको पता है कि वो अभी तो अफगानिस्तान छोड़कर चली ही जाएगी। लेकिन अफगानिस्तान ने अभी भी सिविलियंस और अफगान फोर्सेस के खिलाफ वॉयलेंस ख़त्म करना नहीं शुरू किया। लेकिन इतनी कोशिशों के बावजूद भी मतलब कि कितना ज़्यादा हम तालिबान को कन्विंस कर रहे हैं, फिर भी जो तालिबान है वो कन्विंस हो ही नहीं रहा और वो वॉयलेंस छोड़ ही नहीं रहा। उसी प्रकार से म्यांमार में भी म्यांमार मिलिट्री के द्वारा अभी भी वॉयलेंस किया जा रहा है। हालांकि एशियन ने ये उनको समझाया कि समझाने की कोशिश की कि भाई आप म्यांमार में मिलिट्री की जो द्वारा वॉयलेंस किया जा रहा है उसको छोड़ दीजिए, लेकिन जो वॉयलेंस है उसके कम होने की संभावना हमें कम ही दिखाई देती है। तो अब सेकंड थीम की बात कर लेते हैं। तो दूसरी थीम ये है कि जब भी हमें किसी सिविल वॉर को दबाना पड़ता है तो उसके बाद हमें दूसरा फोकस जो करना पड़ता है वेरियस स्टेक होल्डर्स के बीच में बातचीत। देखो एशिया ने बातचीत तो की है और वो डेलीगेशन भेजेगा भी म्यांमार में और ऑल पार्टीज के बीच में बातचीत भी करवाएगा। बट देखो म्यांमार की मिलिट्री ने काफ़ी अत्याचार किए हैं और उसके बाद म्यांमार की आर्मी से बात करेंगे, वो भी म्यांमार की जो मतलब म्यांमार के टर्म्स पे ही, वो लोग जो डेमोक्रेसी को पसंद करते हैं। पर ऐसा लग नहीं रहा कि एशियान ऐसा कर पाएगा, क्योंकि म्यांमार की आर्मी से विश्वास उठ गया है डेमोक्रेसी वाले लोगों का। और अगर बात करेंगे भी तो फिर भी इतने अच्छी जो है सॉल्यूशन नहीं निकल के आएगा। और अब अगर हम बात करें अफगानिस्तान की, तो तालिबान ने सिर्फ बहाने बनाए हैं बातचीत ना करने के। वो तो बातचीत को डिले ही किए जा रहे हैं। कभी वो कहते हैं कि आप प्रिजनर्स को छोड़ दीजिए, कभी वो कुछ कहते हैं, कभी वो कहते हैं कि अफ़गान गवर्नमेंट्स को तालिबान के टर्म्स को मानना पड़ेगा। कई बार अफ़गान गवर्नमेंट कहती है कि हम तालिबान के टर्म्स को नहीं मानेंगे। अफ़गान गवर्नमेंट ये भी कहती है कि हम प्रिजनर्स को नहीं छोड़ेंगे भाई, क्योंकि वो जाहिल आतंकवादी है, बड़ी मुश्किल से तो हमने उनको पकड़ा है। तो बातचीत डिले ही हो रही है और अब तालिबान बोलता है जब तक फॉरेन ट्रूप्स नहीं जाएंगे तब तक हम बातचीत नहीं कर सकेंगे।
ठीक है? तो ये है जो दूसरा जो स्टेप बोला गया है कि किसी भी सिविल वॉर को दबाने के लिए। तो जहाँ हमने देखा कि तालिबान तो बातचीत को डिले कर रहा है और दूसरी तरफ म्यांमार में बातचीत की कोई उम्मीद ही नहीं नज़र आ रही है, क्योंकि इतना ज़्यादा वॉयलेंस हुआ है नॉर्मल जनता के खिलाफ। तो अब हम जो है वो तीसरी थीम की बात कर लेते हैं। तो थर्ड थीम है रोल ऑफ थर्ड पार्टी मीडिएटर्स, जहां अफगानिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट में काफ़ी सारे थर्ड पार्टी मीडिएटर्स हैं। काफ़ी सारे थर्ड पार्टी मीडिएटर्स कौन हैं? मेजर ग्लोबल पावर जैसे चाइना, रशिया, टर्की, इंडिया एंड यूएसए। इनका रोल है अफगानिस्तान की स्टेबिलिटी में और ये कोशिश भी कर रहे हैं। जो अभी टर्की में यूएन फैसिलिटेटेड बातचीत होनी थी, उसमें 6 कंट्रीज़ थी, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, रशिया, यूएसए। तो एक तरह से ये मीडिएटर्स का ही काम कर रहे हैं और ये सब चाहते हैं अफ़गानिस्तान में स्टेबिलिटी आए। बट इनके हिसाब से स्टेबिलिटी आए, मतलब इन मेजर कंट्रीज़ इस बात पर सहमत नहीं है कि स्टेबिलिटी किस तरीके से आने चाहिए। सबके अपने-अपने इंटरेस्ट है अफ़गानिस्तान में, इसलिए जो सेटलमेंट है पीस की, वो और भी मुश्किल हो जाती है, बिकॉज़ सब कंट्री अलग-अलग तरह से शांति चाहती है। तो और दूसरी तरफ अगर म्यांमार की बात करें तो म्यांमार में कोशिश की है एशियान ने बोला है कि हम एक डेलीगेशन भेजेंगे जो मीडिएशन का काम करेगा। लेकिन वही बात है, देखो देखने वाली होगी कि म्यांमार की आर्मी जो है वो कैसे टर्म सेट करती है ऑपोजिशन के साथ बातचीत करने के लिए, और क्या ऑपोजिशन मिलिट्री के टर्म्स पर बातचीत करेगा या फिर नहीं। तो हम अब लास्ट में कंक्लूजन पे आ जाते हैं। तो राइटर ये कहना चाहते हैं कि एक दिक्कत ये भी है कि चाहे म्यांमार की मिलिट्री हो या तालिबान हो, दोनों को प्रेशर झेलने की आदत है। जैसे तालिबान को की बात करें तो अभी कुछ कंट्रीज़ ने उसको रिकॉग्नाइज़ किया है, पहले वो रिकॉग्नाइज़ नहीं था। अभी तो जाके रशिया, चाइना उसको मानती है। लेकिन पहले भी काफ़ी कंट्रीज़ उन पे प्रेशर बनाती थी कि अगर आप लोग आप ये वॉयलेंस करना बंद नहीं करेंगे तो हम जो है वो वहाँ पे मतलब सब चीज़ें, ट्रेड वगैरह सब बंद कर देंगे। लेकिन उन लोगों को फ़र्क ही नहीं पड़ता है। उसी तरीके से म्यांमार की मिलिट्री के ऊपर पहले भी बहुत सारे सैंक्शन थे, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि दोनों पर कोई असर ही नहीं होता है। तो इन कंट्रीज़ पे, मतलब जो मेजर कंट्रीज़ अगर वो प्रेशर भी बनाएँ, तो इनके मतलब जो तालिबान और म्यांमार की मिलिट्री है उन पर कोई असर नहीं होता है। तो राइटर ये कहते हैं कि दोनों कंट्री का फ्यूचर ब्राइट बिल्कुल नहीं दिख रहा। तो जो मेजर पावर्स हैं उनको फ्रेश थिंकिंग की ज़रूरत है, जो कि वर्ल्ड की मेजर कंट्रीज़ को लानी ही पड़ेगी, सो दैट पीस एस्टैब्लिश हो सके अफगानिस्तान एंड म्यांमार में। सो गाइज, दैट वाज ऑल। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एसएसबी सक्सेस। थैंक यू गाइज, बाय बाय, टेक केयर।